Good morning, students. Today we will discuss about our new chapter. The name is Rural Life and Society. इस चैप्टर में हम सीखेंगे द agrarian policies of the British, revenue farming system, effect and impact of the British revenue policies, growth of commercial crops, the Indigo rebellions, एंड लास्ट में केस स्टडी इम्पैक्ट ऑन पंजाब एंड बंगाल. लेट्स स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन. In the previous chapter, you read about how the British, after the Battle of Plassey and Boxer, took control of the Bengal region and gradually gained control over the entire Indian subcontinent. हमने पहले के चैप्टर में पढ़ा था कि कैसे बैटल यानी बॉक्सर और प्लासी युद्ध के बाद जो हमारे कंट्री में ब्रिटिशर्स आ चुके थे, उन्होंने कैसे बंगाल प्रदेशों पर अपना कंट्रोल कर लिया था, अपना नियंत्रण कर लिया था. ठीक है. और उसके साथ ही पूरे एंटायर जितने भी हमारे आसपास के प्रदेश थे, उन सभी उपमहाद्वीपों पर भी उन्होंने कंट्रोल कर लिया था. आफ्टर द बैटल ऑफ बॉक्सर, द ब्रिटिश गॉट द दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल. बैटल्स ऑफ बॉक्सर के बाद जो बॉक्सर युद्ध हुआ, उसके बाद में कैसे ब्रिटिशर्स ने दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल को दीवानी राइट्स दे दिया था. दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा फ्रॉम द मुगल एम्पायर शाह आलम टू के टाइम पे जो मुगल एम्पायर था, उसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा को दीवानी राइट्स दे दिए गए थे. दिस meant that the company became the financially administrator of those territories. इसका मतलब ये था कि उन सभी प्रदेशों में कैसे ब्रिटिशर्स जो हैं वो अपना फाइनेंशियली एडमिनिस्ट्रेटर बन चुके थे, यानी कि फाइनेंशियली वो वहाँ पर वित्तीय व्यवस्थापक के रूप में बन चुके थे. वहाँ पर फाइनेंशियली कैसे इन जो भी उड़ीसा, बंगाल और बिहार जो भी हमारे स्टेट्स थे, उन सभी से वो कैसे फाइनेंशियली हेल्प लेने लगे थे, कैसे उनसे मनी कलेक्ट करने लगे थे. लेट्स स्टार्ट न्यू टॉपिक, द अग्रेरियन पॉलिसीज़ ऑफ द ब्रिटिश की आगे क्या क्या नई नई पॉलिसीज़ बनी थी, हम इस चैप्टर में उसके बारे में पढ़ेंगे. Agriculture was the main source of the income. Initially, the East India Company continued with the traditional existing method of collecting revenue. हम सभी को पता है कि हमारा एग्रीकल्चर जो है वो हमारी कंट्री का, भारत का सबसे बड़ा मेन स्रोत है इनकम का. कैसे हम इससे आय प्राप्त कर सकें, तो ये चीज़ जब ईस्ट इंडिया कंपनी समझ चुकी थी, तो उन्होंने पारंपरिक यानी ट्रेडिशनल तरीक़ों से रेवेन्यू, जो लैंड रेवेन्यू वगैरह लिए जाते थे, वो रेवेन्यू लेना स्टार्ट कर दिए थे. ग्रेजुअली दे बिगेन इंट्रोड्यूसिंग सम लैंड रेवेन्यू एक्सपेरिमेंट इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट द मैक्सिमम पॉसिबल रेवेन्यू. इसलिए उन्होंने उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ नए लैंड रेवेन्यूज़ को इंट्रोड्यूस किया और उसका प्रयोग किया, जिससे वह मैक्सिमम से मैक्सिमम रेवेन्यूज़ ले सके. यानी ऐसे नए उन्होंने लैंड रेवेन्यूज़ सबको बताए, जिससे वो पीजेंट से, जो भी फार्मर्स थे, उन सभी से ना मैक्सिमम रेवेन्यूज़ ले सके. द कंपनी वांटेड the revenue in order to purchase goods and export them, maintain an army. जो कंपनी थी वो जब पीजेंट से और
फार्मर से रेवेन्यू लेती थी, उनका मेन पर्पस था उस रेवेन्यू से जो आय मिलती थी, उस रेवेन्यू से जो इनकम आती थी, उससे वो चीज़ों को परचेज़ करते थे और अपनी कंट्रीज़ में उन चीज़ों को एक्सपोर्ट करते थे। इसके अलावा वो आर्मी को मेंटेन करके रखने के लिए उस मनी का यूज़ करते थे। रन द एडमिनिस्ट्रेटर, जो भी वो प्रशासन चला रहे थे उसके लिए यूज़ करते थे। ऑल्सो फंड द न्यूमेरियस वॉर्स दैट दे फॉट। इसके अलावा जब भी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी दूसरे कंट्रीज से जो भी उनका युद्ध होता था, जो भी लड़ाई होती थी, उसमें फंड के रूप में पैसे रखते थे जिससे उस लड़ाई में उस पैसे का यूज़ किया जा सके। अर्लियर द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड बॉट गुड्स इन इंडिया बाय इम्पोर्टिंग गोल्ड्स एंड सिल्वर फ्रॉम ब्रिटेन। सबसे पहले क्या करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जब इंडिया में आकर चीज़ों को परचेज़ करती थी, ख़रीदती थी, तो वह ब्रिटेन से गोल्ड और सिल्वर लेकर आती थी और उससे इंडिया में वस्तुओं को परचेज़ करती थी, ख़रीदती थी। नाउ इट कुड परचेज गुड फॉर एक्सपोर्ट विद द रेवेन्यू दैट इट रिसीव्ड फ्रॉम बंगाल। इस अब क्या करने लगी थी ईस्ट इंडिया कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी जो बंगाल से उन्हें रेवेन्यू मिलता था, उनसे चीज़ों को परचेज़ करती थी और उसके बाद वो एक्सपोर्ट कर देती थी अपनी कंट्री में, यानी ब्रिटेन में उस चीज़ों को एक्सपोर्ट कर देती थी। However, the Bengal economy began to face a deepening crisis, जिसके कारण बंगाल की जो कंपनी थी, मतलब बंगाल की जो इकोनॉमी लेवल था, जो भी आर्थिक रूप से लेवल था, वो वहाँ के लोगों को बहुत ही डीपनिंग क्राइसिस में, यानी कि बहुत ही गहरे संकट की ओर ले जा रहा था। Artisans began to flee to their villages as they were forced to sell their goods to the Britisher at low price। जो वहाँ के आर्टिशियंस थे, उस जो भी गांव था, जो भी विलेज था, वो वहाँ से जाने लगे, अपने गांव को छोड़ने लगे। एज दे फोर्स टू दे सेल देयर गुड्स टू द ब्रिटिश, क्योंकि उन्हें जो ब्रिटिशर्स थे वो बहुत ही कम प्राइस पर जो ज़मीन से उन्हें क्रॉप्स मिलती थी, ज़मीन से जो उन्हें अनाज बेचने पड़ते थे ब्रिटिशर्स को, वो बहुत ही कम प्राइस पर देते थे। Peasants were unable to pay the dues that were demanded from them। पीजेंट्स जो होते हैं, जो किसान होते थे, उन पर इतने सारा भू राजस्व, लैंड रेवेन्यूज इतने लगा दिए जाते थे कि वो किसान वह पे नहीं कर पाते थे। वो जितनी ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग, जितनी भी ब्रिटिशर डिमांड करते थे, पीजेंट उसको पूरा नहीं कर पाते थे। इन 1770 a terrible famine killed about the 1/3 of Bengal पॉपुलेशन। 1770 में बंगाल के अंदर इतना बड़ा फेमिनन, टेरिबल फेमिनन आया, यानी इतना बड़ा अकाल हो गया जिसमें बंगाल की कम से कम 1/3 लोग ख़त्म हो चुके थे। 1/3 पॉपुलेशन जो थी वो वहाँ की ख़त्म हो चुकी थी। आप ये कंडीशन देख सकते हैं, ये पिक्चर में 3.1 में बंगाल फेमिनिन 1770 में दिखाया है कि कैसे लोगों की हालत हो गई थी कि लोगों के पास ना खाने के लिए था, ना कुछ पहनने के लिए, ना उनके कुछ घर थे। लोग बिल्कुल भूखे मर रहे थे।